हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का पार्ट केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के बारे में, दैट इज केमिस्ट्री। जनरल साइंस केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी की कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के समझेंगे और इसको एक ही गो में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहले कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पे हम मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज और वो किस तरीके से बदलता है, किस स्टेट में, किन किन स्टेट में मैटर चेंज होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर कोई भी वो चीज होती है जिसमें मास होता है और वो जो जगह घेरती है, यानी कि एनीथिंग दैट हैज मास, जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि कोई भी जगह घेरती है। दैट थिंग इज नोन एज मैटर। एवरीथिंग हमारे आसपास जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो एयर भी है, गैसेस भी हैं, वाटर है, मेटल है, ह्यूमंस है, सभी में कुछ ना कुछ मास है। कम या ज़्यादा हो सकता है बट सभी में मास है। और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें मास है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। दैट इज़ वाई दे ऑल आर मैटर। इसलिए सब मैटर है। और मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब मैटर की, जैसे मैंने बोला कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उनका जो मास है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है मैटर की। मतलब कि अगर ज़्यादा मास है, कम मास है, कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन मेन स्टेट है मैटर की जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी दो स्टेट हैं जो कि वाइडली नोन नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन या बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है। वी हैव प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज BEC। सो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो जैसे कि आइस है, आयरन है, तो कोई भी ऐसा मैटर जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, हमें पता है कि इसका एक शेप है, आइस क्यूब का शेप कुछ इस तरीके से होता है, तो एक डेफिनेट शेप है उसका, कुछ वॉल्यूम है, वो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास है, वो कॉम्पैक्ट है, हार्ड है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आयरन है, आइस है। ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड जो होता है कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर रही है, तरल है, उसको हम लिक्विड बोलते हैं, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें या मिल्क की बात करें, वाटर को अगर हम बोतल में रखेंगे तो वो बोतल वाला शेप ले लेगा, अगर हम उसे बोल में रखेंगे वो कटोरा यानी कि बोल वाला शेप ले लेगा, अगर हम उसको जग या मग में रख रहे हैं तो वो उसका शेप ले लेगा। तो कोई फिक्स शेप इसका नहीं है, बट इसका फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। और जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो आसानी से मूव भी करता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है उतना, इसके पार्टिकल्स दूर दूर है। नेक्स्ट स्टेट वी हैव गैस। गैस जो है, ना तो गैस का फिक्स शेप होता है और ना ही उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है उनका। मान लीजिए कि हम गैस को इस रूम में रिलीज करेंगे तो ये पूरे रूम को फिल कर देगी, तो कोई शेप नहीं है इसका, वॉल्यूम भी नहीं है, पूरे रूम में फिल हो गई है। और अगर इसी गैस को हम एक ट्यूब में या एक पाइपलाइन में इसको कंप्रेस करके फिल करेंगे तो ये वहां भी आ जाएगी। बेसिकली इसने इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी खुद को एडजस्ट कर लिया, और यहाँ पे भी ऑक्यूपाई हो गई और रूम में भी ऑक्यूपाई हो गई। सो दीज आर नोन एज गैसेस। ये भी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो ये भी फ्लूइड है। बट इनमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो इतना कम है कि पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है, गैसेस हैं। फिर आता है हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है आयोनाइज्ड गैस है, जो कि स्टार्स में, सन, लाइटनिंग में यहाँ पे पाई जाती है। प्लाज्मा इज बेसिकली गैस बट दैट इज आयोनाइज्ड गैस, जो कि लाइटनिंग के दौरान जो गैस रिलीज हो रही है, दैट इज प्लाज्मा। सन में मिलती है, स्टार्स में, दैट इज प्लाज्मा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अगर हम बात करें, दैट इज स्टेट दैट इज फॉर्म्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ऐसी स्टेट जो कि बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे मिलती है। एंड एटम्स बिहेव एज वन सिंगल यूनिट, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है तो एटम जो है एक सिंगल, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, पर ये अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना है, उनको एटम्स बोला जाता है। बट BEC स्टेट में क्या होता है कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल है वो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि जो एटम्स हैं वो भी एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सारे एटम
एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, सो दैट इज बीईसी स्टेट। फिजिकल और केमिकल चेंजेस की फिर यहाँ पे बात करते हैं। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि अगर हमने आइस को मेल्ट किया तो वाटर बना। सो वाटर से अगर हम उसको फ्रीज करेंगे तो आइस बनेगा। सो यहाँ पे कोई भी नया मैटर नहीं बन रहा है। सो इस चेंज को हम बोल रहे हैं कि फिजिकली, सिर्फ उसकी फिजिकल भौतिक जो स्टेट है उसमें चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं और कोई नया सब्सटेंस बनता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी। सो जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, जब आयरन में रस्ट लगता है, जब जंग लगता है आयरन में, जब आयरन कोरोड होती है, सो वो रिएक्शन होती है वहां पे, और रिएक्शन से जो कोरोजन फॉर्म होता है, जो एक लेयर फॉर्म होती है आयरन के ऊपर, वो अलग लेयर होती है जो कि आयरन जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। सो यहाँ पे एक तरीके से नया सब्सटेंस बना और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है उनसे। सो इस चेंज को हम बोल रहे हैं केमिकल चेंज। तो बेसिकली केमिकल चेंज में कुछ रिएक्शंस होंगी, इस वजह से नया सब्सटेंस बनता है। फिर हम बात करते हैं मोल और एवोगैड्रो नंबर की। सो मोल, जैसे हमने आपको जब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे तो वहां पे हमने एसआई यूनिट की बात की थी। सो हमने देखा था कि जो मैटर है, मैटर की जो यूनिट है वो क्या है, मोल। किसी भी सब्सटेंस को जब हम मेजर करते हैं, सो हम उसको मेजर करते हैं मोल में। सो क्वांटिटी जो मोल की होती है, इट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल जो है एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वांटिटी है जिसका जो नंबर है वो फिक्स है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल एटम या फिर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। सो दैट इज 1 मोल। तो ये क्वांटिटी फिक्स है, इसको आप लर्न कर लेना। एवोगैड्रो नंबर जो है, इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया है। एंड इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। तो यानी कि 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। सो दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये एवोगैड्रो ने फाइंड आउट किया था। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो एसिड जो है वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, सोर होता है टेस्ट में, और H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जब पानी में हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4। सो अगर आप देखेंगे जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन्स रिलीज करेंगे, और इनके फॉर्मूले में भी आपको H हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। सो HCl यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी कि, सॉरी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl is hydrochloric acid, H2SO4 is sulfuric acid, HNO3 is nitric acid। बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस जो है बिटर होते हैं और स्लिपरी होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं और थोड़ा चिकने होते हैं, स्लिपरी होते हैं। और जब पानी में हम इनको डिसोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होते हैं OH माइनस आयंस में। तो OH माइनस आयन रे रिलीज करते हैं, और अगर आप इनके फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको OH जरूर मिलेगा। सो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड इनके फॉर्मूले में है। सोल्ट्स की अगर हम बात करें तो सोल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो सोल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट। सो ये सभी क्या है, ये सभी सॉल्ट्स हैं। अब जो सॉल्ट्स हैं वो सल्फेट्स के भी हो सकते हैं, क्लोराइड के भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि NaCl की अगर हम बात करें तो ये क्लोराइड का सॉल्ट है। सो एसिड और बेस के रिएक्शन से ये बनते हैं। और सोल्ट्स, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वाटर और सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सो ये कुछ एसिड हैं जो कि नेचुरल एसिड स्पेसिफिकली यहाँ पे कैटेगराइज इनको किया गया है। सो यहाँ पे जो है नेचुरल एसिड की बात हो रही है, क्योंकि नेचुरल एसिड जो है वो पेपर में नेचुरल एसिड पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें एसिड की, और ये इसका सोर्स है कि वो जो एसिड है वो आपको किस नेचुरल सोर्स से मिल रहा है। सो एसिटिक एसिड मिलेगा आपको विनेगर में, जिसको सिरका भी कहा जाता है। सीट्रिक एसिड आपको मिलेगा लेमन में। टार्ट्रिक एसिड मिलेगा टेमरिंड में, जिसको इमली भी कहा जाता है। ग्रेप्स में भी मिलेगा टार्ट्रिक। लैक्टिक एसिड मिलेगा खट्टे दूध में और दही में। ऑक्जेलिक, स्पिनेक और टोमेटो। एंड मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, ये एंड स्टिंग में मिलता है। मतलब जो चींटी जब काटती है तो वो एक स्टिंग जो छोड़ती है, सो दैट स्टिंग कंटेन मिथेनोइक एसिड।
ब्यूटरिक एसिड जो है, ब्यूटरिक एसिड मिलता है रेंसिड बटर में। रेंसिड का मतलब क्या होता है? रेंसिड बटर ऐसा मतलब बटर जो जिसमें फाउल स्मेल है या जो स्पॉइल हो चुका है, दैट कॉन बैड और स्पॉइल, जो खराब हो चुका है बेसिकली, तो ऐसे बटर को हम रेंसिड बटर बोलते हैं। तो रेंसिड बटर में होता है ब्यूटरिक एसिड। अब वो जो बटर है वो खराब होता है केमिकल चेंजेस की वजह से, यूजुअली जैसे ऑक्सीडेशन हो गया है, बैक्टीरियल एक्शन उस बटर में कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से वो बटर जो है वो खराब हो गया है। सो दैट रेंसिड बटर कंटेन ब्यूटरिक एसिड। सो दीज आर नेचुरल एसिड एंड देयर सोर्सेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये जनरली पूछ लिए जाते हैं। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच मेजर है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो पीएच की जो स्केल होती है वो होती है 0 से 14, ये इसकी स्केल है, याद रखेंगे। 0 से 14, तो बीच में क्या आएगा? 7 आएगा। तो 0 से 7 तक के मतलब अगर हम इसको देखें तो 0 से 6 तक के जो पीएच है उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि वो एसिडिक है, एसिडिक पीएच वाले सब्सटेंस है अगर वो इस पीएच रेंज में आते हैं तो। 7 क्योंकि मिडिल में है तो 7 जो है न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो वो न्यूट्रल है। और 8 से लेके 14 तक के जो भी पीएच वैल्यू है वो सब बेसिक की कैटेगरी में आती है, यानी वो बेस है। सो जैसे कि अगर हम बात करें लेमन जूस की तो उसकी पीएच 2 है, तो यानी कि वो 6 से कम है, तो वो क्या हुआ? एसिडिक हुआ। प्योर वाटर की क्या है? प्योर वाटर की 7 है, तो 7 मतलब वो न्यूट्रल हुआ। सोप यानी साबुन, साबुन की क्या है? 10 है, तो यानी कि 8 से ज़्यादा है, तो दैट इज बेसिक, बेसिक हुआ। सो जितना कम पीएच होगी यानी कि वो चीज़ उतनी ही एसिडिक है, और जितनी ज़्यादा पीएच होगी यानी कि वो चीज़ उतनी ही बेसिक है, ये बात बोली गई है। कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, इट इज अ मिक्सचर वेयर स्मॉल पार्टिकल्स आर इवनली स्प्रेड बट डू नॉट सेटल डाउन। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली स्प्रेड तो होते हैं बट सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे कि फोग में, बटर में, मिल्क में, तो मिल्क में जो एक तरीके से पार्टिकल्स हैं बटर के, वो पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड रहते हैं बट उसमें सेटल डाउन नहीं होते, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हो। फिर आती है बात टिंडल इफेक्ट की, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन पे ही, कोलोइड पे ही बेस है, सो इसलिए टिंडल इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। जब लाइट पास होती है कोलोइड के थ्रू, सो लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल स्कैटर है, तो लाइट जब पास होती है कोलोइड्स के थ्रू, जो कोलोइड्स होते हैं वो लाइट के पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। अब इसी स्कैटरिंग की वजह से जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग थ्रू लाइट या थ्रू कोलोइड, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलोइड इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो उसी को आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो, जो लाइट स्कैटर हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। फिर हम बात करते हैं डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे कि सोल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है इसका पेंट या मड। तो इसमें डिस्पर्स फेज मतलब कि एक फेज जिसको हम बोल सकते हैं कि जो डिस्पर्जन मीडियम में घुला हुआ है। सो डिस्पर्जन मीडियम होता है लिक्विड, और उसमें घुला हुआ क्या होता है? सॉलिड। सो जैसे कि पेंट है, तो पेंट में ज़्यादा जो मेन डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड है, और उसमें क्या होते हैं? एक तरीके सॉलिड के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जेल की अगर हम बात करें, जिसका एग्जांपल है जेली, तो जेली कैसा होता है? सॉलिड होता है मेनली, तो सॉलिड में लिक्विड फेज जो है डिस्पर्स्ड होता है। फोम जैसे कि शेविंग क्रीम, तो उसमें क्या होता है? मेन लिक्विड पोर्शन होता है जिसको डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है, और उसमें गैस जो है डिस्पर्स्ड फेज में होती है। एरोसोल जैसे कि इसका एग्जांपल है फोग या स्मोक, तो इसमें मेन गैस होता है और उसमें लिक्विड के और सॉलिड के पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड रहते हैं, जैसे कि जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। इमल्शन जिसका एग्जांपल है मिल्क, तो उसमें लिक्विड में जो है लिक्विड के पार्टिकल ही डिस्पर्स्ड फेज में रहेंगे। फिर आते हैं हमारे पास लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। तो लायोफिलिक जो है पार्टिकल्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू सॉल्वेंट एंड दे आर स्टेबल। सो जैसे कि स्टार्च है, जिलेटिन है, तो पार्टिकल जिनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट के साथ, तो इनको हम बोलते हैं लायोफिलिक। लायो इज समथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो यानी कि लिक्विड लविंग। तो वो पार्टिकल जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करके रखता है सॉल्वेंट यानी लिक्विड के साथ, तो उनको हम लायोफिलिक बोलते हैं। और लायोफोबिक, लायोफोबिक का मतलब है कि जिनका लिक्विड यानी सॉल्वेंट के साथ वीक अट्रैक्शन है। सो वीक अट्रैक्शन रहेगा सॉल्वेंट के साथ, तो वो लेस स्टेबल रहेगा सॉल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं लायोफोबिक। तो जैसे कि गोल्ड सोल है।
एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कोलोइड्स की, तो डायलिसिस में इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, मेडिकल यूज डायलिसिस में इसका यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में उसका यूज होता है। कोलोइड्स हेल्प ट्रैप इम्प्यूरिटीज, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में इसका यूज होता है, बहुत सारी क्रीम्स और फेस वॉशेज में। फिर आता है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, जैसे कि एच है, यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो ये सब क्या है, एटम्स है। मॉलिक्यूल जो होते हैं टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एटम ज्वाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि एच एक अलग एटम है, ओ एक अलग एटम है, दोनों आपस में मिले तो एक मॉलिक्यूल बन गया। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है दैट मेड वन काइंड ऑफ एटम। एक ही तरीके के एटम से मिलके जो पूरा सब्सटेंस बना है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में सिर्फ एक तरीके के एटम्स है और वो है ऑक्सीजन के। गोल्ड में सिर्फ एयू के एलिमेंट होंगे, यानी गोल्ड के एलिमेंट होंगे। एयू जो है वो सिंबल है गोल्ड का। सो इस तरीके से जो पार्टिकल है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है और न्यूट्रॉन है एक तरीके से। सो इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ये तो आपको पता है। पॉजिट्रॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में होता है जीरो चार्ज, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। फिर आता है हमारे पास फोटोन। फोटोन पे जीरो चार्ज होता है, पीआई मेशन पे होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। इनका मास जो है अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, इसको आप देख लेंगे। एंड ये डिस्कवर किए गए थे, जैसे कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन किया था रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन किया था जेम्स चैडविक ने, पॉजिट्रॉन किया था कार्ल एंडरसन ने और न्यूट्रिनो किया था एनरिको फर्मी ने। फोटोन आइंस्टाइन ने किया था, जो कि क्वांटम थ्योरीज भी हम पढ़ते हैं, लाइट क्वांटम। फोटोन जो है लाइट की स्मॉलेस्ट एक तरीके से यूनिट है। सो फोटोन इज दैट थिंग। पीआई मेशन जो है युकावा ने किया था। एंड नेक्स्ट वी हैव आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स जो है सेम एलिमेंट बट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट के सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है तो, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन, कार्बन एक ही एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर कार्बन का सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। कार्बन 12 मास अलग है, कार्बन 14 इसका भी मास अलग है, बट एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का और एलिमेंट भी सेम है। सो इनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो ये उल्टा है आइसोटोप्स का। सो आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो आर्गन 40 और सी ए कैल्शियम 40, तो इनका मास नंबर सेम है, 40 है दोनों का मास नंबर, बट ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ये आर्गन है और ये सी ए है। सो डिफरेंट एलिमेंट यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर, मास नंबर सेम, मास नंबर। फिर आते हैं हम क्वांटम नंबर्स में। तो क्वांटम नंबर में वी हैव प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, NIMS। तो एनर्जी लेवल होता है क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल होता है, प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का। एजीमुथल में अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल शेप, SPDF के बारे में आपने सुना होगा। मैग्नेटिक में ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल जो होते हैं स्पेस में, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। स्पिन जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो दैट इज कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। सो दिस इज अबाउट ऑर्बिटल्स, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं रेडियो आइसोटोप्स। सो रेडियो आइसोटोप्स जैसे कि आयोडीन 131 है, आयोडीन 123। अब आप बताइए कि आयोडीन 131 123 आइसोटोप्स है कि आइसोबार्स है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर है, अगर सेम एलिमेंट और डिफरेंट मास है तो आइसोटोप्स हुआ। तो यानी कि आयोडीन और आयोडीन दोनों आयोडीन ही है, तो मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। सो आयोडीन 131 ये यूज होता है थायराइड के डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, और आयोडीन 123 ये थायराइड के डायग्नोसिस को करने में यूज होता है। कोबाल्ट 60 यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। सोडियम 24 यूज होता है ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी में। फॉस्फोरस 32 प्लांट मेटाबॉलिज्म की स्टडी करने के लिए यूज होता है।
फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 तरीके की रिएक्शंस आती हैं, न्यूक्लियर फिजन आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन आता है। फिजन में क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना, तो यानी कि जहाँ पे हेवी न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में। इसका हम यूज़ करते हैं एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर में। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है छोटे-छोटे न्यूक्लियस में। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई होती है और दे कंबाइन टू फॉर्म हैवियर वन। छोटी छोटी न्यूक्लियाई है और वो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाती है। जैसे कि सन की एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो जहाँ पे छोटी छोटी जो न्यूक्लियाई है दे कंबाइन एंड दे फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई। जैसे कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाती है, हीलियम न्यूक्लियस बनाती है। हैवियर न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट वी हैव डेटिंग मेथड्स, जैसे कि कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल यूजिंग कार्बन 14। कार्बन का जो आइसोटोप है कार्बन 14, उसका यूज करके फॉसिल फ्यूल की एज को डिटरमाइन किया जाता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है, डिपेंडिंग ऑन द कि किस तरीके की वेव्स उससे निकल रही हैं, रेडियो एक्टिविटी कितनी है। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक तरीके से इस आइसोटोप्स का यूज करके हम फॉसिल फ्यूल या हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनकी डेटिंग करते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन पता लगाते हैं, टाइम समय काल पता लगाते हैं। यूरेनियम डेटिंग का यूज़ किया जाता है, डिटरमाइन एज ऑफ रॉक यूजिंग यूरेनियम डिके। यूरेनियम डिके का यूज़ करके कि यूरेनियम अगर यहाँ पे होगा तो कितने टाइम बाद उसकी कितनी हाफ लाइफ होगी और किस तरीके से वो डिके हुआ होगा। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं चट्टानों की जो एज है उसको यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट वी हैव कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल। मेटल जो है जैसे कि आयरन है। जब वो जो आयरन है या जो मेटल है जो वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर यानी उस पे बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या केमिकल उस पे डल जाता है, तो एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में आने से जो मेटल का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता है उसका कोरोजन होता है, या रस्टिंग होती है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे मेटल को कमजोर कर देता है और तोड़ देता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है। इसको रोक कैसे सकते हैं हम? इसको रोक सकते हैं कि आपका जो भी मेटल है उसके ऊपर एक लेयर अगर आप क्रिएट कर दो, मतलब मान लीजिए कि आपका मेटल है और मेटल एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो रस्टिंग होगी। बट अगर आप इसको कवर करो या इस पे कोटिंग कर दो तो वो एयर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा क्योंकि एक लेयर है। तो उसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं आयरन की जो रस्टिंग है या फिर किसी भी मेटल का जो एक तरीके से कोरोजन है उसको रोकने के लिए। फ्यूल और कंबशन के बारे में अगर हम बात करें, फ्यूल सब्सटेंस दैट गिव एनर्जी व्हेन बर्न। जब किसी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो वो जल के कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्यूल। कंबशन बोला जाता है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन एयर टू रिलीज हीट। जब हम एयर की प्रेजेंस में एयर की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं फ्यूल को ताकि हीट रिलीज हो सके, दैट इज नोन एज कंबशन। कंबशन इज बेसिकली फ्यूल इज दैट थिंग। फ्यूल वो चीज होती है जिसको जलाया गया है, वो सब्सटेंस होता है। तो फ्यूल क्या है? सब्सटेंस है। ठीक है। फ्यूल जो है वो सब्सटेंस है जिसको जलाया गया है और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बट कंबशन क्या है? कंबशन है फ्यूल का जलना। तो कंबशन क्या हुई? प्रोसेस हुई, इसको ध्यान रखेंगे। तो कंबशन है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन एयर टू रिलीज हीट। नेक्स्ट वी हैव एलपीजी एंड कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव एलपीजी एंड कैलोरीफिक वैल्यू। एलपीजी जो है इसको कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये मिक्सचर है ब्यूटेन और प्रोपेन का मेनली। एंड कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू पर भी एक वीडियो है, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय 1 kg ऑफ फ्यूल। तो 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए जितनी हीट दी गई है, जितनी हीट उसे प्रोवाइड की गई है, उसको बोलते हैं हम कैलोरी। नहीं नहीं नहीं,
अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय 1 kg ऑफ फ्यूल। मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है एंड दैट इज फ्यूल, वो जब बर्न होगा तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो 1 किलोग्राम जो फ्यूल है, जब वो जलाया जाता है, उसको उसको बर्न किया जाता है, उसका कंबशन होता है, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है, सो उसी को हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब मान लीजिए कि अगर हम बात करें वुड की, अगर हम बात करें कोयले की, या अगर हम बात करें लाइक हस्क की, मतलब जिसे भूसा बोलते हैं। सो अलग अलग जो सब्सटेंस है, 1 किलो जब हम उनको जलाएंगे, सब सब्सटेंस के अमाउंट को जब हम 1 kg जलाएंगे, तो सबका अमाउंट ऑफ हीट अलग होगा। तो यानी कि सबकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अलग है। सो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गिवन बाय 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल जलाने पे जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि किलो जूल, कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब हम 1 kg फ्यूल को जला रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ फ्यूल और उनके कंपोजिशन। मतलब जैसे कि वाटर ग्लास है, तो मेन कंपोजिशन इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सो कैसे प्रोड्यूस होता है ये जब स्टीम को पास किया जाता है रेड हॉट कोक पे, तो तब ये वाटर गैस प्रोड्यूस होती है, और ये इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज की जाती है हीटिंग पर्पस के लिए, और सिंथेसिस गैस इन केमिकल इंडस्ट्रीज। प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करें, तो प्रोड्यूसर गैस में कंपोजिशन मेन इसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। सो इट प्रोड्यूस बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कोक। ये भी इसी तरीके से प्रोड्यूस हो रही है जैसे वाटर गैस हुई है। सो ये मेटलर्जिकल और सिरेमिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कोल जो है, कोल में मेन कंपोनेंट जो होता है कोल गैस में, दैट इज हाइड्रोजन, मेन मीथेन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हम पायरोलाइसिस कर रहे हैं, एक तरीके से हीट कर रहे हैं कोल को एयर की एब्सेंस में। और ये लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, हीटिंग के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, स्पेसिफिकली थर्मल पावर प्लांट्स में ये फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस जो है मेनली इसमें मीथेन होती है, और कुछ ट्रेस अमाउंट में इथेन भी होगी, प्रोपेन भी होगी, और ब्यूटेन भी होगी। तो मेनली इसमें हाइड्रोकार्बन हो रहे हैं, और ये पेट्रोलियम वाल्स में, वेल्स में और नेचुरल गैस फील्ड्स में पाई जाती है, बहुत अंडरग्राउंड डीप रिजर्वायर में। और इसको हम घरों में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, पावर प्लांट्स में यूज़ होती है, और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी भी कहा जाता है। इसका कंपोजिशन होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी से ऑब्टेन की जाती है और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से ऑब्टेन की जाती है। इसको कुकिंग गैस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और हीटिंग अप्लायंसेज में भी इसका यूज़ किया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, जिसमें मेनली जो कंपोजिशन है वो मीथेन का है, एंड ये कंप्रेस की जाती है फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, मतलब एक तरीके से नेचुरल गैस की कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस जो कि हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स में स्टोर की गई। तो नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे और जो हाई प्रेशर पे हम उसको सिलेंडर्स में स्टोर करेंगे, तो वैसे ही वही उसको कंप्रेस नेचुरल गैस कहा गया है। ये इको फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली फ्यूल के तरीके से ये व्हीकल्स में, जैसे बस, कार, ऑटो रिक्शा, इन सब में यूज होती है। गोबर गैस, जिसे बायोगैस भी कहा गया है, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन का है, बट इसके अलावा इसमें ज़्यादा हाइड्रोकार्बन ना होके इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड। सो ये बनती कैसे है? ये बनती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। एनिमल डंग और प्लांट वेस्ट का बायोगैस प्लांट में, यानी डाइजेस्टर में, जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तब गोबर गैस यानी कि बायोगैस की फॉर्मेशन होती है, और ये कुकिंग में, लाइटनिंग में, और छोटे छोटे इंजन्स को चलाने के लिए यूज होती है। तो जैसे कि ये आपको बता दिया गया है, वाटर गैस जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, प्रोड्यूसर गैस चीप फ्यूल की तरह पे यूज हो रही है फर्नेसेस में, कोल गैस लाइटिंग के लिए, नेचुरल गैस क्लीन फ्यूल की तरह यूज हो रही है, एलपीजी कुकिंग गैस, सीएनजी व्हीकल में फ्यूल की तरह यूज हो रही है, और बायोगैस रूरल एरियाज में एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं कार्बन कोल की। जो कोयला है, कोयले के बारे में अगर हम बात करें, तो जो बहुत
टाइम से फॉसिल फ्यूल अगर धरती के नीचे दबे हुए हैं तो हीट और प्रेशर के अंडर में दे टर्न इनटू कोल, उनका कोयला बन जाता है। कोयले के चार टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना कार्बन है उसमें, कितनी स्पेसिफिक हीट है, और कितना सॉफ्ट और कितना हार्ड वो है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है पीट। पीट में 60%, 50-60% कार्बन होता है। बहुत कम एक तरीके से हम इसको बोलेंगे, मतलब बेसिकली इसमें 30-40 के अराउंड कार्बन होता है, 30-40-50-60 इस तरीके से इसमें कार्बन होता है, बहुत कम कार्बन होता है। लो क्वालिटी का कोल इसको बोला जाता है। लिग्नाइट में 70-80% कार्बन होता है और इसको ब्राउन कोल कहा जाता है। बिट्यूमिनस जो है कॉमनली यूज किया जाता है, जिसमें 80-85% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, 90 से 99%, 98% इसमें कार्बन होता है। और ये सबसे हार्ड और बेस्ट फ्यूल है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है और इसमें कार्बन कंटेंट भी सबसे ज्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं बैटरीज की। तो प्राइमरी बैटरीज जो है वो यूज की जाती है ड्राई सेल मरकरी सेल के तौर पे। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होती है, लेड एसिड बैटरी इसका एग्जांपल है। बैटरी के तीन टाइप होते हैं मेनली, जैसे कि लेक्लैंग सेल प्राइमरी टाइप है, ये मरकरी सेल ये भी प्राइमरी है, लेड स्टोरेज बैटरी ये सेकेंडरी है। लेक्लैंड सेल जो है वो फ्लैश लाइट्स में यूज होती है, मरकरी वॉचेस में यूज होती है और लेड स्टोरेज कार्स में यूज होती है। कार्बन और इस कंपाउंड की हम बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है क्योंकि ये टेट्रावेलेंट होता है जिसकी चार वैलेंसी है। डायमंड एक तरीके का कार्बन का ही फॉर्म है, एलोट्रोप है कार्बन का। हार्डेस्ट मिनरल है, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है, जिसका जो अगर मोइस्ट स्केल इंडेक्स पे हम बात करें तो मोइस्ट स्केल इसकी है 10, तो इसलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस भी माना गया है। ग्रेफाइट जो है वो यूं तो अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, बट ये एक्सेप्शन है कि ये नॉन मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और ये पेंसिल में भी यूज किया जाता है। अब एलोट्रोप जैसे मैंने आपको बताया, तो एलोट्रोप किसे कहते हैं? तो एलोट्रोप जो है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं। एलोट्रोप वो एक तरीके से कंपाउंड्स होते हैं, या नहीं, एलोट्रोफ एक तरीके से वो सब्सटेंसेस हैं जो कि सेम एलिमेंट के ही फिजिकल फॉर्म, जब वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में नेचुरल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है नेचर पे, उनको हम एलोट्रोप बोलते हैं। दैट एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब कि अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एक ही एलिमेंट के जब अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी और उनका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो भी अलग देखने को मिलेगा, अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। दे आर नोन एज एलोट्रोप ऑफ दैट सब्सटेंस। तो कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं और ये बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन में भी और अमोर्फस में भी। जैसे अगर हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की बात कर रहे हैं तो डायमंड है, और डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और टूल्स और ज्वेलरी को कट करने के लिए इसका यूज होता है। ग्रेफाइट जो है यहाँ पे सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पेंसिल, ल्यूब्रिकेंट और इलेक्ट्रोड्स में इसका यूज किया जाता है। फ्लोरीन जिसका जो एक तरीके से फॉर्मूला है या सिंबल है वो C60 है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं, फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बकमिनिस्टर फुलरेंस भी कहा जाता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट्स में या ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में इसका यूज होता है। ग्राफीन की अगर हम बात करें, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो कि टॉर्च में यूज होता है, स्क्रीन की और बैटरीज की। कार्बन नैनो ट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं जो कि ग्राफीन शीट को अगर हम रोल करें तो उस रोल्ड ग्राफीन शीट से सिलेंड्रिकल ट्यूब्स बनती हैं एंड दे आर नोन एज कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लाइट होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक और मटेरियल साइंस में इनका यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव अमोर्फस एलोट्रोप। अमोर्फस का मतलब होता है, जैसे क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि क्रिस्टलाइन का रेगुलर शेप है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है कार्बन के एटम्स का। तो कार्बन के एटम्स जब रेगुलर वे में डेफिनेट अरेंजमेंट में अरेंज होंगे तो उनको हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोप बोलते हैं। जबकि उसका उल्टा होता है अमोर्फस एलोट्रोप। अमोर्फस में कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है और कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। ये जो एटम्स हैं अमोर्फस में, ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं। अगर मैं अमोर्फस की बात करूँ तो सबसे पहले है कोल। कोल एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, मेनली इसमें कार्बन होता है और ये फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है। कोक की अगर हम बात करें तो कोक प्योर फॉर्म है कार्बन की, एंड ये बनती है जब हम कोयले को जलाते हैं एयर की एब्सेंस में।
सो ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। चारकोल की अगर हम बात करें तो चारकोल मेड बाय हीटिंग वुड इन लिमिटेड एयर। मतलब जब हम लिमिटेड एयर की सप्लाई में वुड को हीट कर रहे हैं, बार बार हीट कर रहे हैं उसको, सो चारकोल की फॉर्मेशन होती है। एंड इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल एंड फॉर एयर प्योरिफिकेशन ऑल्सो। सो एयर प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो आसपास गैसेस हैं, फाउल स्मेल वाली गैसेस हैं, ऑडरस गैसेस हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। लैम्प ब्लैक की अगर बात करें या सूट की बात करें, फाइन ब्लैक पाउडर है जो कि तब बनता है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कार्बन कंपाउंड्स की। सो ये इंक बनाने के लिए यूज़ होता है और शू पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है। एक्टिवेटेड चारकोल पोरस फॉर्म है कार्बन की, और ये गैस मास्क और वाटर फिल्टर्स में भी यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए। सोप की अगर हम बात करें तो सोप जो है वो फैट और एल्कली से बनी होती है, यानी कि NaOH KOH। और इट इज क्लीन्स बाय फॉर्मिंग माइसल्स दैट ट्रैप ऑयल एंड डर्ट। माइसल्स फॉर्म करती है जो कि डर्ट को ट्रैप कर लेते हैं, और इस मैकेनिज्म से, माइसल फॉर्मेशन से, ये सोप जो है क्लीनिंग का जो पर्पस है वो पूरा करती है। और ये सॉफ्ट वाटर के साथ बहुत अच्छे से काम करती है सोप। हार्ड वाटर के साथ ये स्कम, यानी कि जो अ, झाग है वो नहीं बन पाते, लेदर नहीं बन पाती, स्कम बनता है। स्कम इज बेसिकली दैट वाइट कास्ट, वो फॉर्म हो जाती है। सो नेक्स्ट वी हैव ग्लास। सो दिस इज, आई थिंक I remain here, and we will read about soap and other things in next video, because this video going to be very lengthy, and we are running out of time. So नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑल्सो मेल मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।